So welcome you all in this video. आप सभी का स्वागत है. This video is mainly for those students who are looking for a certain strategies to attempting the main paper, JEE Main, NEET, this kind of competitive exams. इस वीडियो में हम certainly बात कर रहे होंगे नीट के बारे में, लेकिन जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा वो दूसरे एग्जाम के टाइम पे भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो. वैसा ही चीज़ें आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ. ठीक है, तो पहले चीज़ें तो ये बोलूँगा कि किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करनी है. ठीक, और सेकेंडली आपको ये बोलूँगा कि किस तरीके से आपको वेमर फिलिंग करने के टाइम पे ख्याल रखने की ज़रूरत है. सभी ने बोलते हैं, लेकिन किस तरीके से वेमर फिल करने से आपको गलती ना होगी, मिनिमाइज हो जाएगी, गलती ना ही होगी. ठीक है, ये मान लो कि वैसे ही बोलेंगे कि आपको गलती करने की कोई संभावनाएं नहीं रहेगी. हाउ टू फिल द वेमर, ये होगी हमारे सेकेंड डिस्कशन पॉइंट. ठीक है, और थर्ड पॉइंट में आपका सभी का एक क्वेश्चन रहती है कि एग्जाम की पहले नंबर ऑफ मॉक्स कितना देना चाहिए. बहुत नॉनसेंस वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी आंसर मैं दूंगा आपको. ठीक है, और लास्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से छोटी सी एक लाइक वन काइंड ऑफ सेंटेंस में हम डिस्कस मतलब आपको बोलेंगे किस तरीके से आप आफ्टर मॉक अटेम्प्ट किस तरीके से आप पेपर को एनालिसिस कर सकते हो. पेपर का एनालिसिस करने से आपको वो सारी चीज़ें आपके सामने हाईलाइटेड हो जाए, ताकि अगले वाले पेपर में आप अच्छे परफॉर्मेंस, है ना, क्रिटिकली कर सकते हो किस तरीके से. ठीक है, इन सारे 4 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे. तो पहले पॉइंट पे हम आते हैं, शुरू करते हैं कि किस तरीके से मैं एक शीट आपके लिए तैयार की हूँ. तो इसको हम ओपन करते हैं और डिस्कस करते हैं किस तरीके से आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए. देखो, स्ट्रैटेजी मैं जो बोलूँगा इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसके बारे में ये ही होना चाहिए. दिस इज यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म फॉर एवरीबॉडी. इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. ये एक तरीका होती है कि मैं मेरी तरीके से ये किया, मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिली, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसे अपना के देख सकते हो क्या है क्या नहीं. और ऑलरेडी यदि आपके पास ये चीज़ है तो उसको आप मॉडिफाई कर लो मेरे साथ, है ना. ये होती है एक्चुअल में. लोगों ने बोलते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज अपनाओ तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगी. वैसा नहीं होता रियल में, है ना. क्योंकि आप कैसे बता सकते हो कि आप जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ आपको भी फायदेमंद हो. वैसे ज़रूरी तो नहीं है ना. तो चलो देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है. तो बिल्कुल नॉर्मल सी. ठीक है, कुछ बोलूँगा उसको बस आप ट्राई करके देख लेना. चलो, सो दिस इज द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. हाउ डू यू अटेम्प्ट द पेपर, ताकि आपको बहुत आसानी से पेपर को एररलेसली अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, तो पहले नंबर पे आप यहाँ पे आते हैं. जो चीज़ वो है कि आपको पहले 3 फेज में मैं यहाँ पे डिवाइड किया था. ठीक है, 3 फेजेस. पहले फेज में आपको ये करना है कि आप कोई भी क्वेश्चन को कर रहे हो. सपोज यहाँ पे आपने बायो से स्टार्ट किया. देखो, यहाँ पे 3 तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो. तीनों सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट को तीनों तरीके से आप स्टार्ट कर ही सकते हो. लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि पहले बायो को कर लिया करो, फिर लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो. हो सकता है आगे फिजिक्स कर लो फिर केमिस्ट्री कर लो. ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स में आपको सभी को पता होगा कि उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग को रगड़ने की ज़रूरत होती है. तो इसलिए आप यदि बहुत स्पीड में बायो को करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें तो गलती होगी. फिजिक्स को करने की कोशिश करोगे और भी ज़्यादा गलती होगी. तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि मिडिल में आप फिजिक्स को करने की कोशिश करो. ठीक है, ये मैं करता था बेसिकली, तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिली है इसका. तो बहुत सारे लोगों को पूछा तो गिने चुने लोग ही ये करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको एक बार कोशिश करके देख सकते हो. मतलब आई मीन ट्राई करके देखो कि शायद मिल सकता है आपको पॉजिटिव रिजल्ट कोई. तो पहले फेज 1 में आपको करना क्या है. पहले यहाँ पे मैंने बोला कि गो थ्रू करना है सारे क्वेश्चंस को 4 सब्जेक्ट की, है ना. तो बोटानी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर जैसे आप ऑर्डरली कर सकते हो वैसा करो. अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि 1 शॉर्ट क्वेश्चंस के मतलब क्या होता है. व्हाट मीन्स बाय 1 शॉर्ट क्वेश्चन. तो इसके मतलब ये नहीं कि एक 1 लाइनर क्वेश्चन आ गया, आप उस पर जाके टिक मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. 1 शॉट की मतलब हो गया कि आपको एक ही बार में बिना तकलीफ के जो भी क्वेश्चन मिल रहा है, जो भी क्वेश्चन के आंसर अपने कर पा रहे हो, तो उनको आप अटेम्प्ट करते हुए चले जाओ. ऐसा नहीं कि एक लाइनर क्वेश्चन दे दिया, हाँ, तो उसको आप अटेम्प्ट करते हुए चले जा रहे हो. बाकी का जो एनालिटिकल क्वेश्चन है, जो आपको दिमाग लगाने की कोशिश करने की क्वेश्चंस है, उनको बिना कुछ अटेम्प्ट करते हुए आप चले जा रहे हो. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं यहाँ पे 1 शॉट की मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत जहाँ पे है, उन क्वेश्चंस को सेकंड फेज के लिए छोड़ के आप फर्स्ट फेज में उन क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर लो जिस क्वेश्चंस को आप आसानी से तो नहीं बोलूंगा, मतलब आपको मिल जा रहा है. ठीक है, उतना तकलीफ नहीं हो रहा है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो उनको आप पहले फेज में कंप्लीट करोगे. 1 शॉट क्वेश्चंस के नाम से मैं यहाँ पे मेंशन किया. ठीक, अब क्या करना है आपको, जो भी चीज़ें, जो भी क्वेश्चंस है, उनको आप अलग अलग साइंस दे सकते हो कि एक स्टार दे दिया, एक टिक मार दिया, एक और भी सारे बबल्स कर दिया. ठीक है, ऐसे करके आप थिंकिंग, कैलकुलेटिव और कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस है, इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्किंग करनी है. ठीक है ना, इसको मतलब आप छोड़ के जाओ. ठीक है,
यही कहूँगा तुम इसको छोड़ के जाओ आगे की तरफ, ठीक है। सेकंड फेज के लिए इनको रख दो, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे आप भागोगे तो वैसा बिल्कुल आपको बहुत हानिकारक हो सकती है, ठीक है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन तो आना बंद ही हो गया एक तरीके से, क्योंकि ये सही है। और आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारे मिल रहे हैं, तो बायो के अंदर तो बहुत ही आपको रगड़ना पड़ेगा दिमाग को। तो उस केस में जिसमें लगता है कि आपको मिस्टेक होने के चांसेस है, आपको और भी सारा श्योरिटी के साथ सोचने की जरूरत है, उनको आप सेकंड फेज के लिए छोड़ के जाओ, ठीक। अब जो चीज़ें हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम बी सेक्शन के लिए, सेक्शन बी के लिए कहेंगे कि जो भी चीज़ें हैं ए बी दोनों सेक्शन के लिए, जो चीज़ आपको लेफ्ट करनी है उसको काट दो, उसको क्रॉस मार दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको दोबारा से उस क्वेश्चन को नहीं देखना है। जो क्वेश्चन आपको पता ही नहीं आता ही नहीं है तो उनको लेके बैठ मत जाओ, उनको काट दो। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बहुत सारे लोग। उसके अकॉर्डिंगली उसका जो नंबर है वो बहुत सारा मतलब घबराहट की वजह से बहुत डिक्लाइन कर रहा है। तो ये गलती मत क्या करो। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते, जो क्वेश्चन आपने कवर नहीं किए हो, या फिर बहुत सारे वीक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिल रहे हैं, चाहे वो इस सेक्शन में कंपलसरी हो या फिर मैंडेटरी हो, जो भी हो, उसको आप काट दो। दोबारा उसके पीछे टाइम मत लगाना, ठीक है। एक वार्निंग है, बहुत बहुत रेट वार्निंग है ये। तो ये आपको करना है। उसके बाद फिलिंग द ओएमआर पेपर। तो ओएमआर पेपर को फिल कैसे करनी है, ऐसा नहीं कि सारे कुछ कर लिया फिर ओएमआर फिलिंग करना, वैसा नहीं। तो कैसे करनी है यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ आपको। पहले सपोज आप बायो को कर दी, ठीक है, बायो कर लिया। अब बायो के बाद आप फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी कर लो। फिर उन दोनों सब्जेक्ट में आप पहला दो सब्जेक्ट जो फेज वन में आपने बायो या केमिस्ट्री किया, बायो और फिजिक्स किया, तो उन दोनों सब्जेक्ट की जो एमआर फिलिंग है उनको आप कर लो। वो एमआर को कैसे फिल करना है मैं बाद के कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको आप फिल कर लो। फिर आप थर्ड सब्जेक्ट की फेज वन में जाओ। थर्ड सब्जेक्ट मतलब इवन फिजिक्स या केमिस्ट्री जो लास्ट में आप कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे जाओ, कर लो, उसको अटेम्प्ट कर लो ओएमआर फिलिंग को जल्दी से जल्दी। फिर सेकंड टाइम के लिए उन जो थर्ड सब्जेक्ट है उनका ओएमआर फिलिंग कर लिया करो, ठीक है। मैं थर्ड सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि कंसिडर बोटानी या जियोलॉजी को कंसिडर कर रहे हैं बायो के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि 3 सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 2 कैटेगरी के अंदर में फेज 1 में कंप्लीट करनी है ओएमआर फिलिंग, ठीक है, लास्ट में नहीं करनी है। फिर हम जाते हैं कि फेज 2 के अंदर में। तो यहाँ पे क्या है, मैंने बोल दी कि आपको जो भी चीज़ें वहाँ पे हाईलाइटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी छोड़ के आए हो, जो भी आपको पढ़ने की जरूरत है, उनको आप अटेम्प्ट करो फेज 2 के अंदर, ठीक है। फेज 2 इसलिए है, उसको आप अटेम्प्ट करो। और उसके साथ ही आप ओएमआर फिलिंग को करनी है। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि उसको तो रिव्यू नहीं करनी है आपको फिर से, है ना। तो ओएमआर को साथ ही करना है, साथ और आफ्टर मैंने दिया था, आफ्टर नहीं करनी है आपको, साथ ही विद द ओएमआर फिलिंग मतलब विद द क्वेश्चन अटेम्प्टिंग, आप विद दैट ओएमआर को फिल करते हुए चलना चाहिए आपको। तो ये करनी है आपको। और फेज 3 के अंदर में कैसे करनी है, फेज 2 के अंदर में वही स्ट्रेटेजी है किंतु, है ना, कि पहले बायो कर लिया करो, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स, ऐसे ही आपको साथ ही साथ ओएमआर फिलिंग के साथ साथ ये चीज करना है। ये एक रिव्यू क्वेश्चन हो गया, ठीक है, रिव्यू पोर्शन हो गया आपकी चीजों की। जो फेज 3 आने वाले हैं वो एक रिव्यू पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फेज 2 के अंदर में उन सारे क्वेश्चन को जो कि आप फेज 1 में छोड़ के आए थे, उनको लॉन्ग थिंकिंग वाले जो भी है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, उनको रिव्यू करो और उसको सॉल्व करते हुए चलो और को फिल करने के साथ, ठीक। तो कंप्लीटेड फेज 2, सारे के सारे पेपर ऑलरेडी आपको कंप्लीट हो चुके होंगे। फिर जाके कुछ पोर्शन से एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन द लास्ट फेज जो कि फेज 3 है, ठीक है। तो इसके अंदर में आपको क्या करना चाहिए, इसके अंदर में आपको जो भी टाइम टेकिंग बहुत लेंदी क्वेश्चन से ऐसे होती रहा है, तो फेज 2 के अंदर में सभी कुछ निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्वेश्चन यदि मिलता है 2-3 कि आपको बहुत टाइम टेकिंग है, उसको यदि आपको करने की जरूरत पड़ी, तो फिर फेज 3 के अंदर में हम लास्ट में इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इसको लास्ट जो सीन है उसमें बचा के रखेंगे, उसमें जाके हम अटेम्प्ट करेंगे। ये जो 3 फेज है ये तभी लागू हो सकते हैं मेनली जब आपका पेपर जो है ज़्यादा एनालिटिकल, ज़्यादा थिंकिंग वाइज आपको सोचना ना पड़े, है ना। जैसे कि 2019 का पेपर हो गया, 2020 का पेपर हो गया, ऐसे यदि आते हैं उस लेवल का पेपर जो कि वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर वहाँ पे दिया करते थे। लेकिन 2022 का जो खेल यहाँ पे दिखाए थे भाई साहब, मतलब मज़ा आ गया था। तो जो लोग अब दिए होंगे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिले होंगे इस केस में, हाँ। तो इस तरीके की जो पेपर है उनके अकॉर्डिंगली मुझे लगता नहीं है कि फेज 3 की ज़रूरत होगी। फिर भी आप करके देखो, हाँ, मॉक टेस्ट में ऐसे करके आप प्रैक्टिस चालू कर दो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं ये बोलूँगा कि लास्ट फेज में, चाहे वो फेज 2 हो फेज 3 हो, जो लास्ट फेज है उसके अंदर में आप कुछ गेज वर्क को वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। गेज वर्क की मतलब हो सकता है कि वो वाला गेज वर्क जो बिल्कुल भी आपको ना आते, है ना, थोड़ा थोड़ा आपको पता है फिर भी आपको मरने की जरूरत है, तो इस फेज में यदि टाइम मिला, यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की संभावनाएं हैं, तब मत क्या करो, आप 550 और 600 के आसपास हो, फिर ये करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन
अकॉर्डिंग टू मी तो आप 560 570 में हो, आपको लगता है कि आपको नीट को क्रैक करना ही है, तो 600 प्लस तो जाना है। उस केस में आप ये लास्ट फेज में, चाहे वो फेज 2 हो फेज 3 हो, सारे कुछ निपटा ली, उसके बाद आप गेजवर्क मरना स्टार्ट कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। और गेजवर्क यदि मरते हो तो नंबर ऑफ गेजवर्क 20 के अबव जाना चाहिए, ताकि आपको पॉजिटिव लाए, वो नेगेटिव ना आए, ठीक है ना। ये एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लेकिन वो मैं आपको समराइज कर रहा हूँ कि मोर देन 20, 15 16 भी चलेगा, लेकिन उससे कम गेजवर्क करोगे तो भाई नेगेटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा 15-20 आप गेजवर्क मर सकते हो, जो कि ऐसा सिचुएशन है तो, ठीक। तो और उसके साथ ही आपको सभी को पता है कि फेज 2 फेज 3 में मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ कि आपको OMR फिल करने के साथ ही आगे बढ़नी है, ताकि लास्ट में आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा अलग से बैठ के OMR फिल करना है। तो अब चलते हैं कि तो इसी तरीके से आप अपना पेपर को कंप्लीट करोगे। तो पहला फेज के अंदर में थोड़ा समराइज कर देता हूँ आपको। पहला फेज के अंदर में आपको मिल रहा है कि बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, आप एक केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे, तो 2 सब्जेक्ट को करोगे, OMR फिल करोगे, 1 शॉट क्वेश्चन मरोगे, ठीक है। फिर आओगे आप थर्ड सब्जेक्ट के अंदर में, उनको भी 1 शॉट मतलब एक बार में होने वाला, सोचना तो पड़ेगा आपको, बिना सोचे तो आंसर नहीं कर सकते, उसके लिए तो टाइम देना पड़ेगा, लेकिन जो लेंदी क्वेश्चन हो रहा है, लेंदी थिंकिंग हो रहा है, तो उसको है ना, उसको आप लीव करना ही पड़ेगा। तो उसको आप सेकंड जो है फेज के लिए रखोगे। तो वैसे दोनों स्टेज के अंदर में आप OMR फिल कर रहे हो फर्स्ट फेज की अंदर। फिर आते हैं सेकंड फेज, फेज 2, इसके अंदर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को करनी है और साथ ही साथ OMR फिल करते हुए जाना है, जैसे है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे हो, इसी ऑर्डर में फेज 2 कंप्लीट कर दी। और इसके बाद हो सकता है फेज 3 की आवश्यकता हो या फिर ना हो। फेज 3 में आप उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी बहुत गहराई में जाने की और आपको लगता है कि इनसिक्योर लग रहा है, तो उन सारे क्वेश्चंस को इनसिक्योर वाले थर्ड फेज में हम करेंगे, ठीक है। और उसके साथ आप कुछ गेस वर्क कर सकते हो, किन किन स्टूडेंट के लिए करना है मैं बोल दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साथ ही साथ OMR फिल करते हुए पेपर को अटेम्प्ट करनी है। तो दिस इज द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी एज पर मी। इसको अपना के देख सकते हो आप, पॉजिटिव रिजल्ट जरूर से मिलने वाले हैं। अब करो ना, मॉडिफाई करो, करके देखो। अब हम आते हैं कि किस तरीके से आपको आफ्टर एग्जाम पेपर को एनालिसिस करनी है। देखो इसका कोई जो भी है स्लाइड वगैरह नहीं बनाया मैंने, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं बोलता हूँ कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करने का मतलब हो सकता है कि ये लास्ट पॉइंट था, लेकिन मैं आगे बहुत लेंदी हो रहा है, तो मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आगे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो एनालिसिस करने का मतलब हो रहा है कि आप कुछ मॉक को देते हो। मॉक के मतलब लोग बोलते हैं कि वीकनेस वगैरह ये सारे आइडेंटिफाई करने के लिए मॉक टेस्ट है, बिल्कुल गलत चीज़ है ना। वो तो है, वीक पॉइंट आपको मेंशन करने के लिए ये सारे मॉक टेस्ट तो आप दोगे, लेकिन 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 मॉक टेस्ट देने की मतलब होता है कि आप एग्जाम हॉल में बैठ करके किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हो उसका एक प्रैक्टिस करना, ये मॉक टेस्ट होता है। ये टेस्ट की मतलब ये ही है और कुछ नहीं। देखो एक चीज, बहुत समझदार आदमी हो आप, है ना, तो मतलब जो भी हो वो समझदार हो, है ना, बहुत अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर में है। तो आप ये समझो कि एक नीट के पेपर में या फिर कोई भी एग्जाम हो, जेईई मेन हो, जेईई एडवांस हो, CUET, एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स, फाइनल पेपर में किस तरीके से एग्जाम को क्लैरिफाई करेंगे, किस तरीके से एग्जाम की क्वेश्चंस आएंगे, वो आगे से किस तरीके से हम बता सकते हैं। हाँ, हो सकता है ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, टाइप्स ऑफ मॉक पेपर को सॉल्व करने से आपको प्रैक्टिस मिले, ना कि वही पेपर आपको मिलेगा फाइनल में, नहीं तो इसके पीछे और भी सारे रीजन है जो अलग से वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा बाद में, ठीक है। तो मॉक देने की मतलब ही क्या है कि आपको एक प्रैक्टिस मिल जाए, ताकि आप अपने मेन पेपर में जा करके अच्छे रिजल्ट कर सकते हो। आपको रूबरू करने के लिए, परिस्थिति के साथ आपको मिलाने के लिए, एक कनेक्शन बनाने के लिए आपको ये मॉक्स वगैरह देना पड़ता है, ठीक। अब एनालिसिस कैसे करनी है? एनालिसिस करने की मतलब होती है कि पेपर को देने के बाद, अब जब पेपर को एक बार अटेम्प्ट कर लिए हो, फिर आपको 3 चीज देखना है। जो चीज आपने रॉन्ग किए हो वो कितना है। अब जो चीज आपने रॉन्ग किए हो उसका भी दोनों कैटेगरी होगी। एक है ऑनेस्टली आपने अटेम्प्ट करके रॉन्ग किया, और सेकेंडली गेजवार करके रॉन्ग किए हो। इनको आइडेंटिफाई करना है और उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके सही करनी है, ठीक। देन जो राइट किया उसके अंदर में भी सेम, जो गेज वर्क करके या फिर ऑनेस्टली। और थर्ड आते हैं जो क्वेश्चन आपने छोड़ दी। तो जो क्वेश्चन आपने छोड़ दी उसको लास्ट में करनी है। पहले जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर चुके हो और वो सही हो गया, राइट है, ऑनेस्टली या फिर गेज वर्क, यदि गेज वर्क है उनको सही करनी है कि क्या है क्या नहीं, वो क्लियर करनी है पहले, ठीक है। ये हो गया पहला। सेकेंडली डब्ल्यू मतलब होती है कि रॉन्ग किए हो, तो उसमें ऑनेस्टली या फिर गेज वर्क करके, यदि ऑनेस्टली रॉन्ग किए तो उसको सुधारो, और जो गेज वर्क करके रॉन्ग किए उसको भी सुधार दो, ठीक। कॉन्सेप्ट को आप गेन करना बहुत आवश्यक है। सारे
टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो आपने पेपर को दिए हो, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आपने H और W कर ली, जो सॉरी R एंड W ने कर ली, जो राइट है वो और जो रॉन्ग है वो, ऑनेस्टली एंड गेसवर्क के साथ। फिर लास्ट में आते हैं जो लेफ्ट किए हो उनको आप अपने तरीके से उसको सुधारने की कोशिश करो, मतलब उसको आप जान लो, ठीक है। बुक्स वीडियोस देख करके, सॉल्यूशन देख करके आप अपने आप को उसके लायक बनाओ, ठीक है। इस तरीके से अपने पेपर को एनालिसिस करनी है। तो कैसा है, RWL বা LWR, जैसे जो लेफ्ट किया उनको किया, जो रॉन्ग किया उनको किया, और जिन राइट कर दिए हो तो उनको भी आप इसी तरीके से ऑनेस्ट और गेसवर्क की जो कैटेगरी है उसमें क्लैरिफाई करके आप इसे सुधार लो पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से। फिर हम आते हैं एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट करके रखता हूँ कि आपके साथ क्या बात करनी है, ठीक है। तो कितने मॉक टेस्ट आपको देना पड़ता है। देखो, मॉक टेस्ट की पर्पस तो आपको समझा दी, आप इनके बारे में और कुछ इस वीडियो में नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपने आपको पूछो कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए मुझे, ताकि मैं एग्जाम की इन्वायरमेंट के साथ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ, कौन सी टाइप की क्वेश्चन आएगी मुझे ना पता, तो उनके साथ हम रूबरू हो सके। ऐसे करने के लिए तुम्हें कितना एग्जाम देने की आवश्यकता है, कितना प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ आपको सिलेबस कंप्लीशन और रिविजन भी करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप से ये बात करके छोटी छोटी स्टेप में 1 वीक 2 वीक की टारगेट रखें, उन पे आप मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है। तो अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है, रिविजन भी करनी है, मॉक पेपर के साथ आपको एग्जाम एनवायरनमेंट के साथ रूबरू भी होना है, और उसके साथ आपको रिविजन भी करनी है, सिलेबस को कंप्लीशन भी करनी है। तो इन सारे तीनों चीज़ों के साथ आप कितना मॉक टेस्ट दे सकते हो, छोटी छोटी करके रेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ो। एक बार में कोई भी नहीं बता सकते, ठीक है। 7 दो, 15 दो, जितना है दो, उससे ज़्यादा नहीं करना है, 20 से ज़्यादा नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। जो बहुत अच्छी लेवल पे है उसको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपके लिए 10 7 जितना है आप कर दो, ठीक है। लेकिन कैसे करना है, किस तरीके से रिवीजन और सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ आप कर सकते हो, वीकनेस को कंप्लीट करते हुए, है ना, आप कर सकते हो, वो आप ही बोल सकते हो। और एक बहुत अच्छी मॉक टेस्ट की जो बहुत रिलेवेंट मॉक टेस्ट है, उनका लिंक neetprep.com की आर्यन रथ सिंह, डॉक्टर आर्यन रथ सिंह की एक बैच है, टारगेट बैच की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक, फ्लैश कार्ड वगैरह सब कुछ मिलने वाले हैं, और उसके साथ 20 मॉक टेस्ट भी आपको मिलते हैं, और उसको आप बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके, बहुत रिलेवेंट है, जो नीट के पेपर के साथ ही आपको मिलते हैं, ठीक है। 3 डेज के ट्रायल भी आपको मिलते हैं, उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जाओ उसको परचेस कर लो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रिपरेशन है, आपकी मॉक टेस्ट है, उनको और भी अच्छी लेवल पे ले जा सकते हो, ठीक है। ये कोई प्रमोशन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिला और मैं उसको लोगों को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, इसी कारण से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसको आप एनरोल कर सकते हो। अब आपको छोटी सी क्लिप में दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको OMR को फिल करना है, ताकि आपको गलती बिल्कुल सी ना हो, ठीक है, नल के बराबर। चलो देखते हैं। सो लेट्स सी गाइस, किस तरीके से आपको OMR को फिल करनी चाहिए ताकि आपका जो मिस्टेक है वो बिल्कुल सी गायब हो जाए। तो किस तरीके से करनी है कि सपोज मान लो कि आप क्वेश्चन पेपर में नंबर 6 जो क्वेश्चन है उसके आंसर अकॉर्डिंग टू यू थर्ड आनी चाहिए। जो क्वेश्चन बुलेटिन है उसके अंदर में आप जाके क्वेश्चन 6 के जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर में टिक मारनी है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे OMR में ऑप्शन 3 के ऊपर आपको एक डॉट सी लगानी है। डॉट मतलब ऐसा नहीं, आपको छोड़ नहीं देना है, इसको थोड़ा बहुत छोटी सी सर्कल करनी है। लोगों में बोलते हैं थोड़ा बहुत डॉट देने से या फिर थोड़ा बहुत स्लैश मारने से जो रीडर है OMR रीडर वो वहाँ पे रीड नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। मैं खुद इसका मतलब एक एक्सपेरिमेंट में करके आया था नीट में, तो मैं यहाँ पे देखा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को 2 बार ही 2 टाइम्स मेरे को ऐसा लगा कि उसको नेगेटिव मार्किंग हो गया। जो मैंने यहाँ पे छोटी सी खरोच भी आ गई ना, वो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये मत क्या करो कि कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल गेज वर्क मारनी है तो आगे से अपने गेज वर्क मारने के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा बहुत खरोच भी लगा दी कुछ, तो बिल्कुल नहीं करनी है, ये भूल बिल्कुल ना करो, ठीक है। जो भी है, जो पॉइंट पे आते हैं हम कि यहाँ पे एक छोटी सी राउंड बना लिया करो, ताकि आपको ये पता हो कि इसके अंदर में ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये हाईलाइटेड हो जाए, ठीक है। फिर आपको क्या करनी है, अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करनी है। सपोज आप 7 को अटेम्प्ट कर रहे हो, सपोज यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर, तो आपने क्वेश्चन के ऊपर जो बुकलेट है उसके ऊपर टिक मार दो। ऑप्शन 1 के ऊपर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन 1 में वहाँ पे टिक मारने की साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शन 1 के ऊपर एक छोटी सी बबल दे दिया करो। फिर यहाँ पे फिल कैसे करनी है आपको, जो मैंने बोला था कि स्टेप बाय स्टेप, सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आप जैसे ही करते हो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, तो जैसे आपको फिल करने की रूल मैंने बोले थे, ठीक है। स्क्रॉल अप करो और आगे जाके आप देख लो इस वीडियो में, ठीक है, कैसे करनी है। सपोज यहाँ पे नंबर 1 को आप फिल करोगे, तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे सर्कल किया हुआ है मिडिल पे, आपको क्या करनी है, एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है और सरकमफरेंस टू द सेंटर ऐसे करनी है।
इसी तरीके से, ताकि आपको बाहर भी फिल हो और अंदर भी अच्छी तरीके से फिल हो जाए। ये आपको प्रैक्टिस करने के साथ साथ और भी फास्ट मिल जाएंगे। तो कैसे करनी है? सरकमफेरेंस से सेंटर के ऊपर आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है, ताकि आपका जो रिस्ट मसल है ये काफ़ी कभार आपको फैटिक हो जाती है, तो ये फैटिक कम हो, तो इसीलिए आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमानी पड़ती है। और एक्यूरेट बनाने के लिए आपको सरकमफेरेंस टू द सेंटर हमेशा ये सर्कल की डायरेक्शन करनी होगी, मतलब बबल फिलिंग का डायरेक्शन करनी होगी। और ये जो डॉट है इसको देना पड़ता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलती ना हो। सपोज आपने ऐसे मरमट करते ही रहे हो कि क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर 4 या फिर क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ वेमर फिलिंग आप साथ ही साथ कर रहे हो, लेकिन वो गलती हो सकती है, आपकी माइंड में ये रीडिंग गलती हो सकती है। इसीलिए जब भी आप ऑप्शन के ऊपर टिक मार रहे हो क्वेश्चन बुकलेट पे, साथ ही साथ आप क्वेश्चन की जो वेमर है उसके ऊपर आप यहाँ पे छोटी सी बबल बना लिया करो, ठीक है। और जिसको आपको गेज वर्क करनी है उसके ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पे खरोच नहीं होना चाहिए, आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ऐसा मत क्या करना, ठीक है। और इसके साथ ही आपको आपका जो मिस्टेक है ये चांस बिल्कुल भी गायब हो जाएगी। तो क्वेश्चन की जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन बुकलेट में आपको टिक मारनी है, मार दो और इमीडिएटली यहाँ पे आके छोटी सी बबल बनाओ, ठीक है। फेज 2 फेज 3 के अंदर में आपको यहाँ पे बबल तो बनानी है और साथ ही साथ एक ही साथ इसको फिल करनी है। और फेज 1 के अंदर में आपको बात की बात ऐसे करके सो ऑन छोटी ऐसे करके आप पॉइंट दे करके निकल जाओ जैसे बोला, और बाद में आपको फिल करनी है पार्ट वाइज जैसे मैंने बोले थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने की कोशिश करो और आने वाले वीडियोस में आपको और भी सारे स्ट्रेटेजिकल वीडियोस मिलने वाले हैं और भी सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिस्कस करेंगे। जो 2024-2025 के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन डिस्कशन लेकर आऊँगा, ठीक है, चैप्टर वाइज। कुछ दिन बाद ये स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा चीज़ 2023 के लिए जितना मैं हो सके ऐसे तरीके से स्ट्रेटेजिकल वीडियोस या फिर जो भी एनालिटिकल नॉलेज है आपके साथ बांटने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो आने वाले वीडियोस है उनके अंदर में मैं थोड़ा और लेंदी डिस्कस कर सकता हूँ कि आप किस स्टेज में हो, ताकि आपको सिलेबस कंप्लीट हो या फिर ना हो, किस तरीके से सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन और जो है प्रैक्टिस, मॉक पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसका वीडियो में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने की बना सकता हूँ आगे के दिन में। और फिर वैसे ही आपके साथ मिलते रहेंगे। आपका कोई क्वेरी हो, आपका कोई स्ट्रेटेजिकल वीडियोस की आपकी ज़रूरत हो, कोई भी गाइडेंस हो जो आपकी ज़रूरत पड़े, तो वैसा मुझे यहाँ पे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई करूँगा और आने वाले टाइम पे आपके लिए ज़रूर से जितना हो सके मेरे साथ चल के आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में ज़रूर से हेल्प करने वाला हूं, ठीक है। तो कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। जो भी मेरा मिस्टेक है इस वीडियो में, मैंने कुछ भी मिस्टेक किया या फिर जो भी आपको ज़रूरत है और भी सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ कह सकता हूँ ना सकता हूँ, वो भी आप कमेंट में ज़रूर से बोलना, ठीक है। लाइक डिसलाइक ज़रूर से करना, लेकिन आपको रिप्लाई करनी पड़ेगी, ये मिलती है मेरी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। कीप हसलिंग, बिल्कुल डरना नहीं है। डर को किस तरीके से जय कर सकते हो उसके ऊपर भी हम आने वाले टाइम पे बनाएंगे कुछ, ठीक है, बोलेंगे आपके साथ बहुत जल्दी आने वाले, ठीक है। और भी सारे डिटेल्स में बात करेंगे 2023 एस्पिरेंट्स के लिए किस तरीके से आपको सिविलाइज करनी है, जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। धीमे धीमे हम करेंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। कीप हसलिंग गाइस। तेरे हाथ में बदलाव है, ना फर्ज से हो बेखबर, तूने बहुत रख लिया है सबर। हाँ अभी नहीं तो कभी नहीं, सीने में चला ले आ ना।